नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सचिव पद के लिए चुनाव होता है, ऐतिहासिक चुनाव होता है और उस चुनाव में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जीत जाते हैं। हालांकि ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी के बीच में होती है। इसमें गंभीर बात यह है दोस्तों कि ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब एक नेता के ऊपर खुद गृह मंत्री अमित शाह जी हाथ रखते हैं, यानी पूरा आदेश देते हैं। गुजरात लॉबी पूरा आदेश दे देती है कि इन्हीं नेता को जिताना है, इसी कैंडिडेट को जिताना है। जी हाँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है बालियान के ऊपर, संजीव बालियान के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जब रिजल्ट आता है तो आंख फटी की फटी रह जाती है कि जिन नेताओं को, जिन सांसदों को डराया जाता था, कहीं ना कहीं वो डर खत्म हो गया है। तो इसी खास मसले पर हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक उमाकांत लकेड़ा सर, और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं कि जिस कैंडिडेट पर अमित शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिनको उन्होंने आला कमान की तरफ से जो आदेश प्राप्त किए गए थे, खुद उनके सांसद, बीजेपी के सांसदों ने नकार दिया और दूसरे कैंडिडेटों को जिता दिया गया। तो हालांकि वो भी बीजेपी के ही नेता है। तो सर, सवाल मेरा यह है सबसे बड़ा कि आप इसको कैसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि इस चुनाव को, जो इसमें जो रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, धन्यवाद, आपने इस चर्चा में आमंत्रित किया, बुलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे लग रहा है कि इससे जो नतीजा निकला है बहुत अप्रत्याशित है। और इस चुनाव का मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले 36-37 साल से मैं मोर देन 36 ईयर्स से मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते थे। सामने आईएनएस बिल्डिंग थी, जहाँ हमारा मेरे ऑफिस रहा 25-30 साल। वहाँ पर 25 साल तो रहा ही रहा, 20-25 साल। और मैंने देखा कि बहुत ही गतिविधियों का केंद्र है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। एमपी, जो वर्तमान एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और भूतपूर्व जो रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका क्लब है। और वहाँ गतिविधियां होती हैं, सेमिनार होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, कैंटीन है, सब कुछ है, रेस्टोरेंट है और छोटी मोटी पार्टियां होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, सीसीआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसने ये जो चुनाव कल संपन्न हुआ आधी रात को, कल 11 बजे रात डिक्लेयर किए गए राजीव प्रताप रूढ़ी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में बता दूं कि वो बिहार में जन्मे हैं, छपरा सिवान के इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं। वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में वो छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो, एक उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आरएसएस और बीजेपी से उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो सोशलिस्ट परिवार से आते हैं, उनके भाजपा की विचारधारा से उनका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है। और मुझे लग रहा है कि उनको पहले कार्यकाल में 2014 से कुछ साल तक वो मंत्री थे, एमएसएमई मंत्री रहे वो। लेकिन उसके बाद उनको अचानक हटा दिया गया और उसके बाद 2 बार उनको टिकट तो दिया गया, लेकिन उनको मंत्री पद का ओहदा नहीं दिया गया। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सोबर है। मेरी उनसे मुलाकात शायद पिछले साल, 1.5 साल, सवा साल हो गया होगा। मेरी उनसे 45 मिनट की बंद कमरे में मुलाकातें हुई और मैंने बातचीत से देखा कि वो बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव ख्यालातों के नेता हैं। और उनके जो आज आधुनिक भारत है, उसकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी वो अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लग रहा है कि उसी तरह के जो, क्योंकि वो स्वतंत्र विचार रखते हैं, तो उनको इसीलिए बीजेपी में फिट नहीं माना जाता। और गुजरात लॉबी तो बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे घृणा करती है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, भारतीय जनता पार्टी का पढ़ा लिखा व्यक्ति भाजपा में या गुजरात लॉबी की गुड बुक में वो नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कल का जो चुनाव हुआ है, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी ने 102 वोटों से, जो ऑथोराइज अधिकृत उम्मीदवार था भाजपा का, उसको पराजित किया। और ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत करारा तमाचा है ये जो गुजरात लॉबी है। और एक और मैसेज गया कि गुजरात लॉबी का जो डर था, जो खौफ था, वो भाजपा के अंदर खत्म हो गया है। और जो आपने कहा कि इसका रिपरकशंस होंगे, मुझे लग रहा है कि इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में। जी।
सर क्या लगता है कि एक कैंडिडेट ऑफिशियल और एक कैंडिडेट अनऑफिशियल, हालांकि दोनों बीजेपी से हैं, लेकिन एक ऑफिशियल है एक अनऑफिशियल है, और इसमें जो जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि जो आला कमान का आदेश दिया गया था उसके बावजूद भी जिस कैंडिडेटों को जिताना चाहिए था, जिस कैंडिडेट को जिताना चाहिए था, उसको नहीं जिता पाते हैं, तो क्या लगता है कि हकीकत में मोदी जी और अमित शाह जी की पकड़ खत्म हो गई है अपने ही नेताओं के ऊपर से? नहीं, बिल्कुल देखिए, पकड़ क्या, पकड़ इन दोनों की पकड़ नहीं है, इन दोनों का खौफ और डर का माहौल है। मुझे याद है कि मैं कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जब हम सेंट्रल हॉल में बैठक करते थे, मिलते-जुलते थे, तो वो एमपी लोग हमें बाद में मिलते थे, बाहर मिलते थे कहीं, तो हम कहते थे कि भई आप जो है सेंट्रल हॉल क्यों नहीं आते पार्लियामेंट के? हम लोग वहाँ डिस्कशन गप-सप करते रहते थे। तो कहते नहीं साहब, हमको हम पे बहुत नज़र है और हम आप लोगों से बातें करते हैं, तो हमको मना किया गया है कि आप सेंट्रल हॉल मत जाइए। तो पार्टी में इस तरह से कंट्रोल कमांड करना गुजरात लॉबी का, ये इससे डर का माहौल था और राजीव प्रताप रूडी की जीत ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो 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 एमपी है, जो कैडर है, जो डर का माहौल है, पदाधिकारी है, उनको डराया जाता है और उनको आज आज हाल की जो घटनाक्रम हुआ कि जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे देश के और चेयरमैन थे राज्यसभा के, उनको 2 घंटे के अंदर डरा धमका करके उनका इस्तीफा लिया गया। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसके प्रति बहुत गुस्सा है कि किस तरह की गुजरात लॉबी किस तरह के काम करती है और उन्होंने किस तरह का एक संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो एमपी है या जो एक्स एमपी है, पार्टी के कैडर में डर का माहौल बना रखा है। उन्होंने देखिए ये संजीव बालियान है, संजीव बालियान को जब उनको पता था कि संजीव बालियान जीतने की हालत में नहीं है, उसके बाद भी सबसे बड़ा जो मुद्दा गया जो गुजरात लॉबी के खिलाफ हार का कारण बना कि उन्होंने इंचार्ज बना रखा था निशिकांत दुबे जैसे लोगों को। निशिकांत दुबे जैसे बड़बड़े लोग पूरा संजीव बालियान के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और वो भी गोड्डा से एमपी हैं, झारखंड की सीट से, और वो एक ही था, बिहार का ही पार्ट था आज से 25 साल पहले, झारखंड भी। तो वहाँ के जो एमपी थे जो निशिकांत दुबे के बड़बोलेपन को पसंद नहीं करते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि निशिकांत दुबे अपने कामों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए वो गुजरात लॉबी के साथ हैं और गुजरात लॉबी के भोंपू बने हुए हैं। तो गुजरात लॉबी को भी निशिकांत दुबे जैसे लोग, बड़बोले लोग, उलझुल बोलने वाले लोग पसंद हैं। तो निशिकांत दुबे जैसे लोगों को आप चुनाव प्रचार का इंचार्ज बनाएंगे तो अपोजिशन पार्टी जो है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और जो बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी, वो लोग इस बात से काफी अलर्ट हो गए थे और राहुल गांधी ने अपनी लीडरशिप के जरिए जो मुद्दे उठाए हैं, इलेक्शन फ्रॉड के मामले उठाए हैं, बिहार में जो एसआईआर है उसके मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह से मार्च हुआ है अपोजिशन पार्टीज का, मुझे लग रहा है अपोजिशन पार्टीज का जो मार्च निकला है 300 एमपीज का, उनमें से कम 150 लोग तो गए होंगे वोट डालने। तो उन सारे लोगों ने जो उनको पता था कि जो संजीव बालियान है वो मोदी और अमित शाह के कैंडिडेट है, तो उनको लगा कि यहाँ तो हम जा ही सकते हैं। अब भाई वहां तो वोट डालने के लिए तो नहीं रोका जा सकता था, वहां तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने के लिए गए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट ने गुजरात लॉबी की जो जिसको कहते हैं इतना तगड़ा झटका दिया कि जल्दी से वो इस झटके से उबर नहीं पाएंगे। जी सर, अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और जो ये परिणाम आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये नतीजे आए हैं, सर आपको लगता नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बीच में ये खटाई पड़ती नजर आ रही है? क्योंकि फिर से निर्देश दिया जाएगा कि आपको इन कैंडिडेट को जो है वोट देना है, फिर एमपी नहीं सुनेंगे। क्या लगता है कि धीरे धीरे मोदी और अमित शाह जी की जमीन वहां से भी खिसकती जा रही है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? ये देखिए, ये जो चुनाव हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, इसकी जो टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे मौके पर ये चुनाव हो रहा है जबकि अपोजिशन संसद के भीतर सरकार की छाती पे चढ़ा हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी 9 सितंबर को है। और ऐसी दशा में जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें वोटर संसद के दोनों सदनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट डालते हैं
दूसरा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने एमपीज को व्हिप जारी नहीं करते हैं। जो व्हिप जारी नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि जो वोट डालने जाते हैं तो पता तो नहीं लगा सकता कोई किसने किसको वोट डाला। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये हो गया है, बड़ा रोचक हो गया है कि ये जो वोट जब अपनी मर्जी से लोग डालेंगे, अंतरात्मा की आवाज से वोट डालेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा कैंडिडेट जो गुजरात लॉबी की पसंद का कैंडिडेट है, उसको बीजेपी वाले ही हरा दें। जब कांग्रेस वाले बीजेपी के लिए वोट कर सकते हैं, तो बीजेपी वाले भी सबक सिखाने के लिए, मोदी और अमित शाह को सबक दिखाने के लिए वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसकी चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और अगर इनका ऑफिशियल कैंडिडेट जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, अगर वो चुनाव हारता है, तो मुझे लग रहा है कि गुजरात लॉबी को छुट्टी करनी पड़ेगी, अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर ये इन्होंने इस तरह से बर्ताव किया, इसमें देखिए इनको बहुत बड़ा सबक ये मिला है। आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अगर बगावत पे उतरे हुए हैं अमित शाह के खिलाफ, तो एक तो उनका व्यवहार, जो पर्सनल व्यवहार है, बहुत खराब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ। एक डिक्टेटर, तानाशाही जो रवैया है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हम तो कहते हैं हम तो बीजेपी के बाहर लोग हैं, हम कहते हैं कि तानाशाही है, लेकिन इसका मतलब बीजेपी के भीतर भी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है। और अगर ये आवाज जारी रहती है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान भी, तो मुझे लग रहा है कि इनके पास, गुजरात लॉबी, अमित शाह के पास या मोदी के पास बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ चुका है। तो इसलिए ये इशारा साफ साफ ये समझ गए हैं जी। लेकिन सर सवाल ये है कि बीजेपी पार्टी से ज्यादा जो सांसद हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जिता दिया रूडी साहब को, और ऐसे हालात में क्या लगता है कि बीजेपी का दामन छोड़ क्या कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं क्या सर? देखिए राजीव प्रताप समर्थक तो सबसे ज्यादा तो जी 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 राजीव प्रताप रूडी, देखिए इस समय बिहार की सारण लोकसभा सीट से वो भाजपा के सांसद हैं। वो अभी सांसद हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई। देखिए राजीव प्रताप रूडी जब खड़े हुए 25 साल से वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर को बदल दिया, उन्होंने बेहतरीन बना दिया, एक 5 स्टार टाइप का उसको बना दिया। हालांकि ये कह सकते हैं हम जैसे लोग, जो हम लोग आम आदमी हैं, ये कॉमन मैन की तरह हम सड़कों पर चलते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो इलीट क्लब बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को। वहाँ चीजें इतनी महंगी हैं, वहाँ 150 रुपए की कॉफी, नाश्ता करेंगे तो 600 रुपए 800 रुपए लग जाएंगे, खाना खाएंगे तो 1200-1500 रुपए में खाना मिलेगा। लेकिन ये है कि उसकी हालत को बहुत बेहतरीन बना दिया है। वहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी डिबेट्स होती है, वहाँ डिस्कशंस होते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा बना दिया है, क्योंकि वो बहुत वीआईपी इलाका है और पार्लियामेंट के बिल्कुल ठीक सामने है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो काफी नजदीक पड़ता है। तो उसकी उन्होंने अच्छा काम किया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो स्टैंडर्ड बढ़ाया उन्होंने, उसका इलीट बना दिया। कॉमन मैन नहीं जा सकता, इतना महंगा कर दिया, लेकिन इलीट क्लब बना दिया, और उसमें काफी लोगों को उनने उनके काम की सराहना की है। ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि राजीव प्रताप रूडी, आपने कहा कि क्या वो पार्टी छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता कि पार्टी छोड़ेंगे, वो पार्टी में ही रहेंगे। अभी देखिए कम से कम करीब 3.25 साल अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वक्त है उनके पास, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे। ये है कि गुजरात लॉबी और अमित शाह और मोदी की गुड बुक में वो नहीं है। और राजीव प्रताप रूडी पर भी जो प्रेशर डाला गया, जो मेरी सूचना है, उनको कहा गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जो है इस बार आप रिटायर हो जाओ और आप संजीव बालियान को बनने दो, इलेक्शन लड़ने दो, चुनाव लड़ने दो। तो राजीव प्रताप रूडी ने अमित शाह की बात नहीं मानी, और उन्होंने एक किस्म से पार्टी के भीतर अमित शाह के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और उसी रिवोल्ट का नतीजा है कि जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, तो अपोजिशन पार्टीज का भी उनको समर्थन मिला। लेकिन देखिए राजनीति में क्या होता है कि कल क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा, बिहार चुनाव के बाद क्या सिचुएशन बदलती है, क्या बिहार में जो भाजपा के और सांसद हैं वो भी रिवोल्ट करेंगे गुजरात लॉबी के खिलाफ? बहुत सारे सांसद हैं जो हमको मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरी जो जानकारी है,
बहुत नाराज हैं अमित शाह और मोदी के कार्यशैली से, क्योंकि उनको पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। उनको सीनियरिटी के, वरिष्ठता के आधार पर भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, कोई उनको पूछा नहीं जाता है, उनको कोई मंत्री पद के काबिल भी जो लोग हैं उनको मंत्री पद इसलिए नहीं दिया गया कि वो चमचाबाजी नहीं करते, वो जी हजूरी नहीं करते, वो पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। तो ये है कि राजीव प्रताप रूडी अब अमित शाह और मोदी की गुड बुक में नहीं है, और मुझे लग रहा है कि अब ये शुरुआत हो गई है, बगावत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। ये संदेश है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का। जी, एक आखिरी सवाल सर मेरा कि हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और रूडी साहब भी वहीं से आते हैं, और ऐसे हालात में क्या लगता है कि जो पार्टी के अंदर बगावती सुर अपनाते जा रहे हैं, अमित शाह जी के इशारे के बाद भी जिनको जिताना चाहिए था नहीं जिताया गया, तो क्या लगता है कि बिहार के जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में कुछ बड़ा फर्क दिखाई देगा? हाँ, नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक तो जो एसआईआर है, इन्होंने जो इंटेंसिव जो रिवीजन है बिहार में वोटों का, उससे काफी भाजपा के बहुत सांसद बहुत नाराज हैं। उनको लग रहा है कि बड़ी पैमाने पर उनके भी वोटर, उनके गांव के लोग फोन कर रहे हैं उनको, उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग वोट कर रहे हैं, वो उनको फोन कर रहे हैं कि भाई क्या करवा दिया, ये गलत है, चुनाव के मौके पर आपने इस तरह की अराजकता बिहार में पैदा कर दी है, कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ताओं को पब्लिक दौड़ने पीटने जा रही है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बिहार में पैदा हो गई है, और मुझे लग रहा है कि इसका असर जो है, जो क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज की गई है, इसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको पूछा ही नहीं गया है। ये अमित शाह ने ऑर्डर तैयार किया, और यहाँ से इनको लगा कि बिहार में हम तभी सत्ता कब्जा कर सकते हैं ताकि जब हम वहां वोट काटेंगे लोगों के, तो ये एक किस्म से मैसेज चला गया, और बहुत विद्रोह है वहां। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अब तो बगावत इसलिए भी है कि बहुत सारे जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो टिकट काटे जा रहे हैं तो वो एमपीज को कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा टिकट कट रहा है। तो वो एक रिवोल्ट की स्थिति है। मुझे लग रहा है कि गुजरात लॉबी बिहार चुनाव में बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है, और ये जो रिवोल्ट की शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने कर दी है, इस बगावत की शुरुआत कर दी है, इसका चुनाव के पहले भी असर पड़ना तय है कि जिन लोगों के टिकट कटेंगे वो भी इसी तरह की बगावत पर उतरेंगे, और चुनाव के बाद भी तय माना जा रहा है कि गुजरात लॉबी के खिलाफ रिवोल्ट होगा, बगावत होगी, और ये बगावत आने वाले टाइम पर, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए बिहार में कम से कम अच्छे नहीं होंगे। और राजीव प्रताप रूडी की बगावत ने पार्टी में तमाम जो लोग गुजरात लॉबी और अमित शाह की दादागिरी या तानाशाही या मोदी के लोगों की तानाशाही के खिलाफ हैं, या मोदी जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, अमित शाह की भी कार्यशैली है, बहुत जबरदस्त गुस्सा है भाजपा के एमपी में, जबरदस्त गुस्सा अमित शाह और उनकी कार्यशैली को लेकर के है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद इसका असर पड़ना तय है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। सबसे बड़ा सवाल अब उठना शुरू हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या बगावती सुर अब नेताओं ने अपनाने शुरू कर दिए हैं? जो डर भय का माहौल सांसदों के ऊपर, एमएलए के ऊपर जो दिखाया जा रहा था, क्या अब ये मान लिया जाए कि अब डर धीरे धीरे खत्म हो चुका है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये नतीजे आए हैं, चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इससे कहीं ना कहीं ये संदेश तो जरूर जा रहा है, साफ होता दिखाई दे रहा है कि अब सांसदों के अंदर अमित शाह का या मोदी जी का या फिर गुजरात लॉबी का डर बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, उसमें क्या होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं यही वाला परिणाम वहां भी ना हो जाए। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं, अगर लगता है आपको कि बगावत हो सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।